नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर खबर मुद्दे की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को हाईकोर्ट से बरी मिल गई है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 लोग हुए बरी। मामले में सपा नेता पुत्र सहित 5 को मिली जमानत। 2018 को छात्रा के साथ हुआ था दुष्कर्म। बयानों से मुकरने पर साक्ष्य के अभाव से भरी। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में हुई थी घटना। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 लोगों को जमानत मिल गई है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त आगरा से हमारी संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं। ममता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से दुष्कर्म मामले में ये जो 5 लोगों को बरी दी गई है, किन मायनों में इनको बरी मिली है? क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आगरा के थाना जगदीशपुरा का है, जहां एक सपा नेता धनवर जी को एक दुष्कर्म के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। इनके साथ में 4 इनके सहयोगी भी थे, जिसमें कि इन 5 को दुष्कर्म के मामले में ही इनको जेल भेजा गया था। जिसका ये पूरा मामला 15 अगस्त 2018 का है, जहां इनको दुष्कर्म के मामले में इनको जेल भेजा गया था। तो इसके द्वारा जब कोर्ट में जब जो लोग थे जिनके बयान होने थे, उनके बयानों में वो लोग बयानों से मुकर गए। तो आपको बता दूं, ये पूरा मामला जगदीशपुरा का ही है। बयानों में मुकरने के बाद कोर्ट ने इनको पूरी तरह बरी कर दिया है, क्योंकि बयान जो गवाह थे वो वहां मौके पर पहुंचे नहीं, समय पर जहां गवाही पर नहीं पहुंचे। तो इसी मामले को लेकर इनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो जिन लोगों के बयान बदले हैं उनके ऊपर क्या कोर्ट द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या सपा नेता के पुत्र होने के चलते कुछ दबाव बनाया गया है पीड़ितों पर? इसकी भी कोई खबर अपडेट सामने आ रही है? फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि सपा नेता ने कोई इन पर दबाव बनाया है या कोई इस तरह की कोई घटना कारित की हुई हो। फिलहाल तो कोर्ट ने ये जो गवाह हैं जो पीड़ित के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की? पीड़ित के परिवार वालों से आपने इस खबर पर कुछ संपर्क करने की कोशिश की? उनसे आपने जानने की कोशिश करी कि जो 5 लोग बरी हुए हैं उस पर उनकी क्या राय है? ममता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद तक ममता को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगरा में ये छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसमें अब बयानों के फेरबदल के चलते जो 5 लोग बरी किए गए हैं, उनके खिलाफ दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज था। हालांकि जो बयान थे वो अपनी बात से पलट गए, जिसके चलते उन्हें बरी कर दिया गया है। तो लाल किले से में जो उपद्रव हुआ था उससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लाल किले में उपद्रव से जुड़ी बड़ी खबर। लाल किले उपद्रव में मामले में गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने मनिंदर सिंह को किया गिरफ्तार। दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है मनिंदर। लाल किले पर तलवार लहराता नजर आ रहा था। घर से पुलिस ने 2 तलवारें भी बरामद की। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद जी, पहले दीप सिंधु की गिरफ्तारी हो गई और अब मनिंदर सिंह की, और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। और मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ चीजें सामने आई हैं? किसके बहकावे में आके ये तमाम चीजें की गई? जी, आपको बता दें कि अभी जो है महेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, और ये वही शख्स है जो लाल किला के ऊपर तलवार लहरा रहा था। और पुलिस के द्वारा जब इसके घर पर छापा पड़ा है तो 2 तलवारें वहां से बरामद भी की गई है। जी मैम। जी, तो इनके खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज कार्रवाई हो सकती है? जी, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और अभी जितने भी और भी लोग हैं उनका भी नाम सामने आएगा और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता शमशाद आलम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 26 जनवरी को जिस तरह से उपद्रव मचा और तमाम लोगों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। एक के बाद एक, पहले दीप सिंधु, उसके बाद अब मनिंदर सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई है। उनके आवाज से 2 तलवारें भी मिली हैं। आपने तस्वीरों में और जो वीडियोस वायरल हुए उसमें एक आदमी को आपने
तलवारें लहराते हुए साफ तौर पर देखा था वही मनिंदर सिंह है और उसे अब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई उसके खिलाफ करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लगातार वहां पर लोगों की तस्वीरें पहचान के उनके नाम जानते हुए उनकी गिरफ्तारी लगातार जारी है। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां आजाद भारत में पहली बार किसी महिला की होगी गिरफ्तारी, माफ कीजिएगा फांसी। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। महिला की दया याचिका हुई खारिज, महिला की सजा मुकर्रर। तो प्रेमी संग मिलकर की थी परिवार के सदस्यों की हत्या। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, जहां पहली बार भारत में एक महिला को फांसी दी जाएगी। महिला ने हालांकि दया याचिका जो कोर्ट में दाखिल की थी उसे साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला प्रेमी संग मिलकर परिवार के सदस्यों की हत्या करने का है। तो आज भारत में पहली बार अब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। कोर्ट द्वारा महिला की दया याचिका को भी सिरे से खारिज कर दिया गया है। जिस तरह से महिला और प्रेमी ने उसके मिलकर उस परिवार वालों को मौत के घाट उतारा था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है और महिला को फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रेमी संग मिलकर परिवार के सदस्यों की एक महिला ने हत्या की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है। तो मथुरा से हम इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, महिला की फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि महिला ने दया याचिका भरी थी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। तो देश की आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। तो हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पहली बार भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा मामला सामने आया होगा जब एक महिला को फांसी देने जा रही होगी। विष्णु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विष्णु जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो हम आपको लगातार मथुरा से बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां देश की आजादी के बाद भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। मथुरा जेल में महिला को फांसी देने की तैयारियां चल रही हैं। फांसी की तारीख तय होना बाकी है। मथुरा जेल में बंद अमरोहा की रहने वाली शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। वहीं अगली खबर, यूपी से सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। फरियाद सुनकर सीएम ने दिए निस्तारण के आदेश। तो सीएम योगी ने आज जनता दरबार लगाया, जहां पर उन्होंने तमाम जो पीड़ित आए थे उनकी फरियादों को सुना और तमाम अधिकारियों को निस्तारण करने के आदेश दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। फ्लैट के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। वाराणसी की अर्चना द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर, हजरतगंज थाने में कराई एफआईआर दर्ज। पूर्व सपा सांसद बनवारी लाल कंछल पर केस। पूर्व राज्य मंत्री नटवर गोयल के खिलाफ भी एफआईआर। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ललितपुर से, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला से ठगी की गई।
नौकरी दिलवाने के नाम पर महिला से ठगी करने का मामला सामने आया है। नौकरी के नाम पर महिला से 1 लाख की ठगी की गई। शिक्षा मित्र की नौकरी के नाम पर पैसे लेने का आरोप। पीड़िता ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग। सदर कोतवाली मोहल्ला खिरकापुरा का पूरा मामला है। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबरें लगातार बैक टू बैक दिखा रहे हैं। जो अभी आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है वो नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से 1 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। शिक्षा मित्र की नौकरी के नाम पर पैसे लेने का आरोपी पर आरोप लग रहा है। पीड़िता ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। तो ब्रेकिंग बैक टू बैक के बाद बढ़ते हैं अपने मुद्दों की खबर की ओर। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है। भारतीय लोग 1 लीटर कच्चे तेल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान कर रहे हैं। लेकिन अगर तेल पर कुछ टैक्स कम हो जाए तो ऐसी त्राहिमाम से बचा जा सकता है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक और कोरोना के चलते लोगों की आमदनी में काफी कमी आई है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने पहले से आम जनता की कमर तोड़ दिया था। ऊपर से महंगाई की मार झेल रहे लोगों को डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रहे दाम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं, जिसके चलते जनता त्राहिमाम कर रही है। दरअसल आज कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $63.57 प्रति बैरल के आसपास है और दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 89 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गया है। जबकि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक थी। लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच ही रही, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था। बता दें कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी हैं। इसका मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो रिटेल कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं होता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में 13% की गिरावट के बावजूद भारत में कहीं अधिक कीमतों पर पेट्रोल बिका है। जनवरी 2020 में कोरोना लॉकडाउन से पहले क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 29 रुपए प्रति लीटर थी, लेकिन ग्राहक तक आते आते 1 लीटर पेट्रोल के लिए 78 रुपए खर्च करने पड़े। फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कटौती के बाद भी महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ा। एक भारतीय ग्राहक को पेट्रोल भरवाने के लिए क्रूड ऑयल की कीमत की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक खर्च करने पड़े। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बेलगाम तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। आज लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 पैसे बढ़ गई है। इसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के श्री गंगानगर में सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का भाव 96 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं अन्य शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम रोज नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिन प्रतिदिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में 79 रुपए था, तो आज लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 90 के पार पहुंच गई है। वहीं लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी के साथ
जो गैस के दाम है वो भी 807 रुपए पहुंच गए हैं। लगातार महंगाई की मार आम लोग झेल रहे हैं। पेट्रोल से लेकर गैस सिलेंडर तक के दामों की मार मध्यम वर्ग के परिवार लगातार झेल रहे हैं। तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं, वो भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है। भारतीय लोग 1 लीटर कच्चे तेल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान कर रहे हैं। लेकिन अगर तेल पर कुछ टैक्स कम हो जाएगा तो त्राहिमाम से बचा जा सकता है। लेकिन हालांकि लग रहा है कि सरकार की नजर मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ ही नहीं रही है, न गरीबों के ऊपर। जिस तरह से लगातार पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं महंगाई की मार रसोई पर भी पड़ी है। महिलाओं की रसोई पर भी इसकी मार पड़ी है। जिस तरह से गैस 2 सालों के अंदर 807 रुपए पहुंच गया है, जो 500 रुपए का मिला करता था। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता संजय तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या पेट्रोल और डीजल आपकी गाड़ी में भरता नहीं है? संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हमें शायद तक हमारा बीजेपी नेता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया देश में जितने त्योहार नहीं होते हैं उससे ज्यादा तो यहां चुनाव होते हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा नेताओं के वादे होते हैं। लेकिन चुनाव के बाद सभी नेता उन वादों और उन कस्मों की पोटली बांधकर भूल जाते हैं। तभी तो गांव में आज भी विकास के मुद्दे पर राजनीति की जाती है। यूपी के गांव में कितना विकास हुआ है, इसी की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। इसी क्रम में हमारे प्रतापगढ़ के संवाददाता ने एक गांव का निरीक्षण कर वहां के विकास कार्यों की नब्ज टटोली। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इस गांव का कितना विकास हुआ है हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू होने के साथ ही सियासी दल अपने दावेदारों को तैयार करने और उनके पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। वहीं दूसरी तरह आज भी प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जो विकास से कोसों दूर हैं और यहां की जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। गांव के प्रधानों द्वारा विकास के कई दावे किए जाते हैं, पर उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये आपको तस्वीरें देखकर खुद ही पता चल जाएगा। प्रतापगढ़ के विहार ब्लॉक क्षेत्र के फूलपुर मौरी गांव में लोगों को विकास का दूर दूर तक कोई पता नहीं मिल रहा है। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर दिखावे के लिए बहुत सारे काम तो किए गए हैं, पर इन कामों के होने के बावजूद लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। सर ये शौचालय बस दिखावा के लिए बना है सर, इसका जो है कोई विकास नहीं। इसमें जो है आप खुद देखिए सर, जो है यहाँ जो है लेटरिन जो है महिलाएं जा सकती हैं सर, इसमें कोई जो है लेटरिन कर सकता है, इस स्थिति में बना हुआ है सर। हाँ जी, के लिए बनाया गया है सर। मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से जो है प्रार्थना करता हूँ कि मौजे का जो विकास करना चाहिए, प्रधान लोग सारे पैसे खा के बैठ जाते हैं सर, कोई विकास नहीं होता। इसका मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जी, कि मोदी जी प्रधान को जब आवास या कुछ भी देते हैं सुविधा गरीबों के लिए, तो उसका गरीब तक पहुंचना चाहिए सर।
अब ये तो आला कमान अधिकारी कर्मचारी इसको जांच कर सकते हैं। वो आप भी देखें कि वो पात्र है कि नहीं है, छप्पर में रह रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं, उनका क्रम तोड़ते हुए ये 57-58 नंबर तक पहुंच गए, जो कि हमारे 38 आवास आ चुका है। 38 आवास आ गया है और 58-59 तक पहुंच चुके हैं। तो सुना आपने, सरकार ने देश के विकास के लिए सभी गांवों में ग्रामीणों के लिए शौचालय और आवास समेत कई योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का रियलिटी चेक किया तो हकीकत कुछ और ही दिखी। कहीं टूटी नालियां तो कहीं टूटी हुई सड़कें। ना ही लोगों को शौचालय मिल रहा है और ना ही आवास। जिन लोगों को शौचालय मिले भी हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि लोगों की सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। गंदगी के चलते लोग परेशान रहते हैं। गांव में साफ सफाई की ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीणों ने एक लगातार एकत्रित होकर, जब उन्हें एक उम्मीद जगी कि प्राइम टीवी की टीम उनके गांव में आई है, उनको अपनी बात को रखना चाहिए, तो वो एकत्रित होकर अपनी पूरी बात को प्राइम टीवी के सामने पेश किए। और उनकी क्या थी पूरी डिमांड, उन्होंने अपनी पूरी बात को रखी। कितने योजनाएं उनके ज़मीनी स्तर पर हैं, कितने योजनाएँ केवल कागजी कोरम पर हैं, ये भी आपने देखा कि ग्रामीणों ने बताया। आप देखें कि किस तरीके से ग्रामीणों ने पूरी समस्याएँ आपके सम्मुख पेश की। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़। विकास दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं। प्राइम टीवी आगे भी कई गांवों की रियलिटी चेक करते हुए उन जगहों की तस्वीरें आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। लेकिन हम एक बार फिर बढ़ते हैं हमारी उसी खबर पर जिसपे शायद तक संजय जी का, बीजेपी नेता का फोन कट गया था। तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं, वो भी तब जब अंतरराष्ट्रीय, जी हाँ मैं एक बार फिर बता दूं, तब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है। तो इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर बीजेपी नेता विकास तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप गाड़ी से चलते हैं ना? हाँ बिल्कुल। पेट्रोल तो भराते ही होंगे आप? हाँ। तो महंगाई की मार आप लोग पर नहीं पड़ रही है? देखिए, ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि अभी हाल में पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हुई है जी। लेकिन लगातार इस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं और हमारी सरकार इसको ध्यान में रख रही है। किस तरह? और जल्द ही आप देखेंगे कि इसमें जो है काफी कुछ कमी आएगी। कुछ विपरीत परिस्थितियों का केवल ऐसा निर्णय लिया गया है। विकास जी, जिस समय कोरोना था तब तो कमी आई नहीं, अब क्या कमी आएगी? जिस समय $10 प्रति बैरल तेल बिकता था तब तो कमी आई नहीं, अब क्या कमी आएगी? नहीं, देखिए अब वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग इस प्रकार का निर्णय लिए होंगे। मैं बहुत स्पेसिफिक तरीके से इस पर तो आपको जवाब नहीं दे सकता कि अभी इस पे क्या हुआ है जी। इस पर पूरा जो है हमको स्टडी करना पड़ेगा। के दामों को लेकर आपकी क्या राय है? लेकिन ये है कि आप इस बात को बिल्कुल आप गांठ मात लीजिए और निश्चिंत रहिए कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के हित में, आम जनता के हित में कार्य कर रही है और वो किसी पर भी किसी प्रकार की महंगाई की मार नहीं होने देना चाहती। और जल्द ही जो है इसमें एक नारा तो आप लोग ने खुद दिया था, महंगाई की मार से मिलेगी निजात। इस बार किसकी सरकार, और इस बार किसकी सरकार और महंगाई कितनी, ये तो साफ दिख रहा है विकास जी। नहीं, अन्य सरकारों में जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तो आपने देखा होगा महंगाई किस तरह से आसमान छू रही थी। और क्या कहते हैं कि ये पेट्रोल तो छोड़िए, खाने पीने के दामों में है ना, प्याज तेल और क्या कहते हैं कि अनाज तक महंगे हो गए थे। इस तरह से हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ इस तरह आप विकास जी खुद देखिए। और ये 2 दिन पहले 89 रुपए, फिर 90 रुपए की सरकार थी। आपको याद होगा 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले, उस समय पेट्रोल के दाम 80-82 तक पहुंच गए थे, 84 रुपए तक के पेट्रोल बिके हैं। उसके बाद हमारी सरकार आते आते ही ये लगभग 70-65 तक वापस आया था। तो ये हमारी सरकार ने किया था।
और आज के लगभग 7 साल पहले वो कीमतें वहां तक पहुंच गई थी जहां तक अभी पहुंची हुई हैं। तो हमारी सरकार तो लगातार कम किया है, लगातार कुछ विपरीत परिस्थितियों का दिख नहीं रहा होगा, निश्चित तौर पे आगे इसमें जो है सुधार होगा। 87, 88, 79, आज 90 पहुंच गया पेट्रोल जी। हाँ, तो गैस की दाम 2 साल के अंदर 807 रुपए पहुंच गए हैं 500 से। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो होती हैं वो वेरी करती रहती हैं, उसमें अरे विकास जी बिल्कुल, ये तो सब पेट्रोल के दाम बढ़ाना ना सबसे इजी है, कोई लेजिस्लेचर साइन नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, बस एक ऑर्डर देना और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। राष्ट्रीय बाजार में इसकी जो कीमतें होती हैं और भी बहुत सारे आपके राज्य के टैक्स होते हैं कि केंद्र के टैक्स होते हैं और भी बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं। नहीं तो बजट में तो साफ कहा गया था कि ड्यूटी बढ़ा रहे हैं लेकिन आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें इसको नियंत्रित किया जाएगा। और निर्मला सीतारमण ने विकास जी साफ कहा था कि दाम बढ़ा रहे, ड्यूटी बढ़ा रहे हैं हम पेट्रोल पे, लेकिन आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। तो असर तो आम जनता पे ही पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल और जो गरीब तबके के लोग हैं वही परेशान है। अमीरों की जेब में ऑलरेडी पैसा भरा हुआ है, उन्हें तकलीफ किस बात की? नहीं देखिए, किसी के पास कितना पैसा हो आदमी को इससे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि पैसे पे जो जिस आदमी जिसने भी पैसा रखा हुआ है उसने मेहनत से अपना पैसा कमाया हुआ है, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि अमीर या गरीब, हर किसी को यदि महंगाई बढ़ती है तो उससे तकलीफ होती है। तो मेरा ये कहना है कि इस पर जल्दी ही सरकार निर्णय लेगी और हमें जो है इसमें राहत मिलेगी। अच्छा चलिए ठीक है, आपने इस पर निर्णय लेगी तो गन्ना किसानों की अभी तक आय क्यों नहीं बढ़ रही है फिर 4 सालों में? पेट्रोल के दाम तो बढ़ा दिए जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं, 4 सालों में गन्ना किसानों के आय बढ़ाई नहीं गई है। मतलब उद्योगपतियों को चीनी महंगी हो जाए, राशन महंगा हो जाए, लेकिन गन्ना किसानों का जो भुगतान है उसमें पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। नहीं, गन्ना किसानों की जो एफआरपी थी वो तो बढ़ाई गई है। आप कहां से बात कर रही हैं? नहीं आप उठाइए, मना कर दिया गया। अभी अगर जो बजट उसमें आया तो उसमें गन्ना किसानों का 4 साल में 1 रुपए नहीं बढ़ाया गया है। देखिए अब ये सब, अभी तो मैं सच बता रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक जवाब मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में। चलिए ठीक है, हम आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आपसे इस बात में सवाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे पास बीजेपी नेता विकास तिवारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें गन्ना किसानों का आय बढ़ी है या नहीं ये उन्हें मालूम ही नहीं, हालांकि उन्हें रिसर्च करनी पड़ेगी। वो रिसर्च करके आए, हम रिसर्च करके बैठे थे। तो बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। और हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में अरवल थाने के एक दरोगा और 3 सिपाहियों पर पूछताछ के नाम पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल अरवल थाने से किशोरी की गुमशुदगी के मामले में शेरे खुदा को पुलिस ने पूछताछ के लिए ले गई थी। पीड़ित के एक रिश्तेदार पर एक किशोरी को भगा ले जाने का मामला दर्ज है। परिवार वालों का आरोप है उसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस थाने में लेकर जाने के बाद उसकी जमकर पिटाई की गई और तबीयत बिगड़ने पर परिवार वालों को बुलाकर उसके हवाले कर दिया गया, जहां पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार वालों की शिकायत पर एसपी ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। कहने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो हमने कहा शेरे खुदा हमारा नाम है। पहले खटखटाया कि मारा, तुमने खोल दिया। हमने क्या बात बताओ? कहने लगे तुम शमशाद को जानते हो? हमने कहा कौन शमशाद? हमने शमशाद तो कई एक हैं। कहने लगे वो पूरा रतन वाला, हमने हाँ जानते हैं उसको है। तो कहने लगा कि वो लड़की लेकर आया है तुम्हारे यहाँ है। हमने नहीं हमारे यहाँ नहीं है। तो चलो अच्छा बैठो और तुम्हें कसमंडी ले चलते हैं और फिर तुमको यहीं छोड़ देंगे आके। वो कसमंडी नहीं फिर गया, फिर सीधे हमें ले जाकर थाने में ले गए वहाँ, और वहाँ फिर मारने लगे हमको। बस शेरे खुदा 40 साल की उम्र है लगभग, और ये लालपालपुर कोतवाली शहर के निवासी हैं। इनके परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि अरवल पुलिस एक मामले में पूछताछ के लिए ले गई थी और उनके साथ मारपीट की है। इस आरोप पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी जिसमें मारपीट का आरोप है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी जांच में पाया जाएगा आवश्यक कार्रवाई। तो सहारनपुर में पतंग उड़ाते वक्त मांझिस में कटकर उतर आने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी पतंग की डोर हाई टेंशन लाइट से टकराई, जिसके कारण वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, आज दोपहर की घटना है, दुखद घटना है, और इसमें जानकारी में आया है कि एक 20 साल का युवक जिसका नाम अजीम बताया जा रहा है, वो अपने मित्र के साथ में उसकी छत पर पतंग उड़ा रहा था। बाद में ऐसा
संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि पास में जो हाई टेंशन जो बिजली के तार थे उनसे किसी प्रकार से जो है करंट लगने से उसकी मृत्यु बताई जा रही है, लेकिन मृत्यु के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। इसके में जांच की जा रही है। और यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी पुलिस ने पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश को दहलाने की साजिश करने वाले इन 2 अभियुक्तों को यूपी पुलिस ने लखनऊ के गुनम्बा पिकनिक स्पॉट से गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के नाम अंसद और फिरोज बताए जा रहे हैं। फिरोज केरल का बताया जा रहा है। इन लोगों का देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश करने का प्लान था। ये दोनों लोग बसंत पंचमी के दिन ही धमाका करने की फिराक में थे। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। यूपी पुलिस के अनुसार इन लोगों के निशाने पर हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता थे। तो खबर मुद्दे की फिलहाल में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।